हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथी स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन में। आज के सेशन में साथी हम लोग बात करने वाले हैं टीयूपी पीसीएस का जो जीएस का प्रीलिम्स पीवाईक्यू है, उस पीवाईक्यू का सॉल्व पेपर देखेंगे। और आज के सेशन में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये तो पूरी बुकलेट 12 से लेकर 23 तक है। इसमें हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे एक सेगमेंट लिया हुआ है साइंस का, ठीक है, विज्ञान। आप सभी जानते हैं कि इसमें यूपी पीसीएस में लगभग 20 से 25 प्रश्न विज्ञान से बनते हैं, ठीक है। तो इन प्रश्नों से बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं और जो प्रश्न इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं, कई बार स्टूडेंट का सवाल आता है कि किस तरीके से पीवाईक्यू से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उस चीज़ों को हम लोग भी यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पीवाईक्यू से ऑप्शन से कैसे फर्दर क्वेश्चन बनते हैं, उन सब सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये कंप्लीट सीरीज़ है। इस सीरीज़ में आप देखेंगे कि पूरा आपको यहाँ से 2023 तक, यानी ये शुरू किया जाएगा लगभग 2012 से स्टार्ट करके और आपको 2023 तक कंप्लीट कराया जाएगा। और इसको पहले हम करा रहे हैं सेक्शन वाइज, यानी सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज साइंस का हम अभी स्टार्ट करा रहे हैं, उसके बाद से इसी तरीके से बाकी भी सब्जेक्ट का कराया जाएगा और फिर अंत में एक बार आपको फुल लेंथ पेपर के इसमें जो पीवाईक्यू है उस फॉर्मेट में करा दिया जाएगा। तो आज के सेशन में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे 2012, 13, 14 और 15 में देखेंगे 2 पेपर है। एक जो पेपर निरस्त हुआ है और एक दोबारा जो परीक्षा एग्ज़ाम हुई है। तो आज हम इन 4 वर्षों का जो साइंस का कंप्लीट सारे क्वेश्चन है, 15 से 20 क्वेश्चन जो भी हैं, उन सारे क्वेश्चन को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस सीरीज़ आपको कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे इसमें टेस्ट सीरीज़ का जो पीवाईक्यू है, इसमें देखेंगे किस तरीके से आप, है ना, पीवाईक्यू से प्रश्नों को बनाते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, है ना। तो इस तरीके से कंप्लीट एक एनालिसिस होगी साइंस की, ठीक है। और देखेंगे क्या क्या और प्रश्न बन सकते हैं, उसका कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, ठीक है। और इसका पीडीएफ जो है, पीडीएफ की अगर हम बात करें तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। जो लोग को चाहिए अपने टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। ये जो है पेपर यहाँ पर हम देखेंगे 2012, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर 13, 14 तक कंप्लीट करेंगे। तो साइंस यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से पहला क्वेश्चन इसमें फिजिक्स का दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि मृग मरीचिका जो है उसका कारण क्या है। तो जो मृग मरीचिका बनता है उसका कारण क्या है। ऑप्शन दिया है प्रकाश का व्यतिकरण या प्रकाश का विवर्तन, ठीक है, प्रकाश का ध्रुवण या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर उसको समझिएगा कि ऑप्शन डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अब ये मृग मरीचिका होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। तो उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे मृग मरीचिका जो है, और इसके साथ साथ देखेंगे पूर्ण प्रकाश का जो आंतरिक परावर्तन, उससे कौन कौन सा एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इसमें देखिएगा एग्जाम्पल, अन्य एग्जाम्पल है वो हमें याद रखना है। एक तो मृग मरीचिका हो गया, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो हीरे का चमकना एक एग्जाम्पल, ठीक है। पानी में पड़ी हुई जो प्रकनली है उसका चमकना भी इसी का उदाहरण है, ठीक है। किसका है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, ठीक है। अब मृग मरीचिका हम सब पढ़े हैं पहले से, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो अन्य एग्जाम्पल है, ठीक है, जो खास करके इंपॉर्टेंट होगा, ये ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर ध्यान दीजिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो अगली बार अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन से अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसमें ज़्यादा शॉक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से कोई एग्जाम्पल बदल देगा आपका। हम 4 एग्जाम्पल यहाँ एक्स्ट्रा बता रहे थे। तो ऑप्टिकल फाइबर का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है, हीरे का चमकना, ठीक है, और बाकी उसके साथ एक प्रकनली वाला, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है कि प्रकाश का रंग जो है निर्धारित होता है, इसके किस चीज़ से। प्रकाश का रंग जो है किससे निर्धारित होता है, तो उसके आयाम से या फिर तरंग दैर्घ्य से या तीव्रता से या वेलोसिटी से। तो ये चीज़ जो निर्धारण होती है प्रकाश का, वो होता है तरंग दैर्घ्य से, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य से। इसमें क्या है पीवाईक्यू के उसमें देखेंगे तो देखिएगा इसमें इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कि लॉर्ड रेले के अनुसार किसी रंग का निर्धारण उसकी तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, ठीक है, उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तथा जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है उस रंग का प्रकीर्णन जो है क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखनी है। अब तरंग दैर्घ्य, तो ये पॉइंट क्वेश्चन तो हमारा मेन ये तो नहीं है कि यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर जानना से, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन के साथ हमें क्या इस चीज़ समझ में आ रही है वो देखना जरूरी है। तो तरंग दैर्घ्य यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका, ठीक, इसमें ये चीज़ समझ लीजिएगा कि जिसका तरंग दैर्घ्य जो है वो कम होगा, ठीक है, अगर कम है तो उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, यानी तरंग दैर्घ्य कम, प्रकीर्णन ज़्यादा। अगर तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है तो प्रकीर्णन कम होगा। अब ये आगे आपको अभी आप एग्जाम्पल में समझ में आएगा कि जो कलर आप देखेंगे इसका क्या कहते हैं, प्रकीर्णन जो लाल रंग और बैगनी रंग का। तो देखिए यही कारण है कि सूर्य के प्रकाश में बैगनी रंग जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो क्या बताया, अगर तरंग दैर्घ्य कम है, ठीक है, तरंग दैर्घ्य कम है, अगर माइनस मानते उसको, तो इसका क्या होगा, प्रकीर्णन सबसे
ज़्यादा होगा और लाल रंग तरंग दैर्ध्य उसके सबसे ज़्यादा है तो उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये लॉजिकली यहाँ से ये 2-3 पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें रहेंगी। सिर्फ हमें वहाँ पे ये पॉइंट नहीं याद रखना, तरंग दैर्ध्य से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2-3 पॉइंट, ये पॉइंट हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। इस तरीके से जब PYQ को आप समझेंगे और उसके पॉइंट्स को निकाल के रखेंगे, तब यहाँ से फर्दर आपका जो नेक्स्ट पेपर होगा उसमें कई तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एग्जैक्ट बहुत रेयर होगा कि जब अब इस टाइम पे कि वही सेम प्रश्न जो है वो दोबारा रिपीट करे, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होने की कम संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि पराश्रव्य ध्वनियाँ हैं, कौन सी ध्वनियाँ हैं? पराश्रव्य ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है तो कितनी होती है? अगर आप देखें 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ठीक है, 10,000 हर्ट्ज से कम, 1,000 हर्ट्ज के बराबर या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया। अब यहाँ पे इसके बारे में जो अन्य पॉइंट्स है उसको ध्यान देना हमें कि पराश्रव्य ध्वनियाँ क्या हैं जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की हैं। क्या है 20,000 हर्ट्ज से अधिक की हैं? वो क्या है? पराश्रव्य ध्वनियाँ। इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ देखते हैं इसमें क्या क्या है। एक्सप्लेनेशन ही मेन है, उसमें जो पॉइंट निकलेंगे फर्दर वहीं से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 20,000 जो आप देखेंगे हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहा गया है। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकते। तो पहला तो एग्जाम्पल होगा कि मनुष्य के कान कितने हर्ट्ज की आप देखेंगे तरंगों को नहीं सुन सकते, तो पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते, ये क्वेश्चन ही बन सकता है। परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि से सुन सकते हैं। तो अब एक से भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जानवर है या फिर जिस जो पराश्रव्य की ध्वनि को सुन सकता है या नहीं सुन सकता। तो इन तीनों को एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे कि चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली एक और कोई अन्य नाम दे दे तो उसमें एक चीज़ को गलत आपको छांटना रहेगा। समझ में आ रहा है किस तरीके से PYQ को करना है। और इसके यहाँ PDF जो है टेलीग्राम पर हमने सेंड कर दिया इसका चीज़ अभी चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज कर लीजिए, उसको यहाँ पे सेंड कर दिया गया साइंस का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इन तरंगों को गाल्टन की सीटी के द्वारा वैद्युत दाब प्रभाव के द्वारा क्वार्ट्ज क्रिस्टल के कंपोनेंट्स उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है, साथ ही इनकी तरंग दैर्ध्य छोटी होती है, इसी कारण इन्हें एक पतले पुंज के रूप में दूर तक भेजा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स भी इसमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि मिट्टी के घड़े में जो पानी है वो ठंडा क्यों रहता है? तो उसका कारण क्या है कि द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कारण जो है क्या है? वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण के कारण जो है मिट्टी के घड़े में जो है जल जो है ठंडा रहता है। इसी तरीके से जो हम लोग का पसीना होता है, पसीना जब सूखता है तो भी ठंडा महसूस होता है, तो भी वाष्पीकरण के कारण ही, ठीक है। के साथ साथ कूलर अगर है, जो कूलर चलता है उसका पानी जो छीटा पड़ता है, ठंडा लगता है, वो भी इसी कारण से होता है, ठीक। तो ये पानी वाला इसमें ध्यान रखिएगा। इसके एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे तो द्रव की जो है खुली सतह से क्या है कि प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है, वाष्पीकरण कहलाता है। या अगर यहाँ पर आप देखें वाष्पीकरण के लिए द्रव को उष्मा की आवश्यकता होती है। किसका आवश्यकता? उष्मा। यही उष्मा जो है पसीना जब बॉडी पर हो जाता है शरीर पर, तो वहाँ से पसीना जब सूखता है तो शरीर से क्या करता है? उष्मा को लेता है, तो इस वजह से ठंडक महसूस होती है, ठीक। तो ये एग्जाम्पल इसमें नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप देखेंगे जिससे शरीर में पसीना सूखता है तो ठंडक महसूस होती है, क्योंकि पसीना सूखते वाष्पीकरण के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, वही उष्मा शरीर से वो ले लेता है। वाष्पीकरण के कारण ही देखें कूलर का ठंड उत्पन्न करना, सुराही जो है पानी उसका ठंडा हो जाना, ये सब चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें है कि लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो लेजर एक ऐसी युक्ति किसके द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है? स्वतः विकिरण, वर्ण विक्षेपित विकिरण, प्रकीर्ण विकिरण या उद्दीप्त विकिरण। तो इसका राइट आंसर है क्या? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, उद्दीप्त विकिरण। उद्दीप्त विकिरण जो है लेजर युक्ति के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, इसमें क्या क्या है। एक्सप्लेनेशन में है कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसी का ये संक्षिप्त रूप है लेजर, ठीक है, जिसका अर्थ है कि विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन से प्रकाश परिवर्धन अर्थात प्रकाश तरंगों पर आधारित लेजर एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण के प्रेरित जो है उत्सर्जन एक वर्णी प्रकाश को प्राप्त किया जाता है। कैसा? एक वर्णी प्रकाश को प्रकाश किया जाता है। इसकी तरंग जो आवृत्ति है वो देखेंगे लगभग समान होती है और विभिन्न तरंगों में इसको अलग अलग तरीके से यहाँ पे देखा जा सकता है। इसके बारे में 2 पॉइंट और जो है कि इसकी मूलभूत सिद्धांत जो है लेजर लाइट की सर्वप्रथम आप देखेंगे 1917 में खोज की आइंस्टीन द्वारा, लेकिन इसका जो वास्तव में इसका खोज अगर देखेंगे तो अमेरिकी के हेजेज अनुसंधान की प्रयोगशाला में थियोडोर एच मैनन द्वारा की गई थी। 3 नाम थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है, एच मैनन, ठीक है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा हुआ सारे PYQ क्वेश्चन कि लोलक घड़ियाँ जो है गर्मी में सुस्त हो जाती हैं, क्यों सुस्त हो जाती हैं लोलक घड़ियाँ?
तो गर्मियों के दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि क्योंकि जो लोलक की लंबाई है उसकी लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है कि गर्मियों में लोलक की लंबाई जो बढ़ जाएगी तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, अतः घड़ी सुस्त हो जाएगी। सर्दी में लंबाई कम होने पर आवर्तकाल भी कम हो जाएगा और लोलक घड़ी तेज चलने लगेगी। तो ये कम और बेसी या सुस्त पड़ना, ये चीज़ आई होप कि इससे एक्सप्लेनेशन आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ से इसमें क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री के आ गए हैं। साइंस केमिस्ट्री निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है? हरित गैस नहीं है इसमें से, तो आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी है नाइट्रोजन। तो ऑप्शन डी नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, क्या है? नाइट्रोजन नहीं है इसमें। क्यों नहीं है? तो आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ग्रीन हाउस गैसेज क्या हैं? उसमें आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस हैं, जबकि नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस आप जान ही जाएँ कि इसका प्रभाव क्या है कि ये पृथ्वी पे जो उसके वायुमंडल में इकट्ठा होकर इसके तापमान में वृद्धि कर रही हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं है और वैश्विक तापन का इसका कारण बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन प्रकृति कारक हैं? ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, हैलांस, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑप्शन दिया केवल एक और दो, 2 3 और 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी 1 2 3, यानी तीनों जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलांस, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये तीनों क्या है? ओजोन रिक्तिका का कारण है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्वेश्चन में है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैलोजेंस के लिए, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड ओजोन रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये ध्यान रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार इन गैसों के उत्पादन पर रोक लगा दी गई है। 1985 में ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा जो ध्रुवीय दक्षिणी ध्रुवीय पॉइंट था वहाँ पर ओजोन छिद्र का खोज किया गया था। ओजोन जो सब तापमंडल में पाया जाता है। ओजोन का संरक्षण 16 सितंबर तक उसको मनाया जाता है। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है देख लीजिएगा एक बार फिर से। देखिए यहाँ पे पहले तो ओजोन संरक्षण दिवस, ठीक है, 16 सितंबर। ओजोन कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल में, है ना। और इसकी खोज जो है कहाँ पे होती है? दक्षिणी ध्रुव पे, ठीक, 1985 में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ओजोन से रिलेटेड है। तो 1 2 3 4 5 पॉइंट आपको यहाँ मिल जा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन से 5 पॉइंट। ऐसे अगर क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो सिर्फ आपको क्वेश्चन से क्वेश्चन समझ में आता है, क्वेश्चन का आंसर समझ में आता है। बट यहाँ पर क्या है कि आपको पूरा इसके साथ कई सारे पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब जो बर्फ़ पिघलती है तब क्या होता है? उसका आयतन बढ़ता है, घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है या घटता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, क्या कि आयतन घटता है। बर्फ़ पिघलती है तो आयतन घटता है। इसके साथ और क्या हमें चीज़ें ध्यान रखनी है, उसको देखना है कि देखिए बर्फ़ है, बिस्मथ है, पीतल है और टला हुआ लोहा, इन सब के गलने पर आयतन क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप PYQ करते हैं तो सिर्फ आप एक क्वेश्चन के तरीके से ना कीजिए। सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं करना है कि इसका आंसर मान लीजिए बी हो गया तो बी होगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन जब आप देखते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ से आपको क्या चीज़ समझ आती है? बहुत सारे यहाँ से अदर एग्जाम्पल भी समझ में आते हैं। ये एग्जाम्पल फर्दर क्या करेंगे? आगे क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। दूध का जो धवल रंग है, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लैक्टोज, है ना, एल्बुमिन, कैरोटीन, कैसीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कैसीन। ठीक है, ये तो इसका आंसर होगा। आप एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या है? धवल रंग पूछा है। कई लोग कन्फ्यूजन कैरोटीन से हो सकता है, लेकिन अभी एक्सप्लेनेशन में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ क्या है। देखिए लैक्टोबैसिलस जो है बुलिडेरिस और स्टेप्टोकोकस थर्मोफिलस नामक जीवाणु, ठीक है, वे दूध में पाए जाते हैं। वह दूध में पाए जाने वाली लैक्टोज शर्करा या लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट देखिएगा पॉइंट जो आपका क्वेश्चन में, दूध में धवल रंग जो है कैसीन नामक प्रोटीन, कैसीन क्या है? यहाँ पे प्रोटीन है, कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति कारण होता है। और दूध का जो हल्का पीलापन होता है वो कैरोटीन के कारण, क्या होता है? कैरोटीन के कारण। दूध का मिठास की अगर बात करें तो लैक्टोज के कारण। अब पूछते रहो PY के इस प्रश्न कैसे बनेगा? इसका जो एक्सप्लेनेशन अगर आप देखेंगे, टॉपिक तो हमसे पूछ लिया था दूध के रंग के बारे में, तो धवल रंग इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कैसीन। अब अगले में अगर पूछ लेता दूध का हल्का पीलापन तो कैरोटीन। ठीक है, नेक्स्ट मान सकता है दूध की मिठास किसकी वजह से? तो लैक्टोज की वजह से। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हो रहे हैं? आपके PYQ के एक्सप्लेनेशन से निकल के आ रहे हैं। तो इसी तरीके से जो हमने आपको PDF दिया है, यहाँ से आप क्लास कर ले रहे हैं, PDF से देख के अपना जो भी इस पर से आपको नो है उसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप तैयार कर लेंगे तो PYQ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपके गलत नहीं होंगे।
ये क्वेश्चन रिपीटेड अभी आपको फिर आगे देखने को मिलेगा। ये देखिए लाइकेंस जो सबसे अच्छा सूचक क्या है, ये कई बार तो पूछा हुआ, अभी आपको एज इट इज़ ये मिल जाएगा क्वेश्चन। वायु प्रदूषक, जल प्रदूषक, मृदा प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वायु प्रदूषक। ठीक है, लाइकेन क्या है? वायु प्रदूषक के सबसे अच्छे सूचक है। ठीक है, इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? लाइकेन जो है थैलोफ्राइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल से मिलकर बनती है। लाइकेन किससे बनती है? कवक तथा शैवाल से। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें कवक तथा शैवालों का परस्पर सहजीवी जैसा होता है, यानी परस्पर सहजीवी की तरह काम करता है। कवक जो है वायुमंडल से खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। ठीक, उसके बाद से कवक तथा शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को हेलोरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोरिज्म। ये पॉइंट याद रखिएगा, कवक तथा उसके बीच के उसको क्या कहते हैं? एलोरिज्म कहते हैं। लाइकेन शब्द का जो सर्वप्रथम उपयोग है ये थियोफ्रास्ट ने किया था। ठीक, लाइकेन वायु के प्रदूषक के रूप में जानते हैं, प्रदूषक के जो संकेतक है उसके रूप में जाने जाते हैं, और जहाँ वायु प्रदूषक अधिक होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पता चल जाता है अगर यहाँ लाइकेन नहीं है तो क्या है, यहाँ पे आपको प्रदूषण ज़्यादा मिलेगा। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को ऑर्टिकोल्स तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को एक्सिकोल्स कहते हैं। तो ये दो पॉइंट क्या याद रखना है? ऑर्टिकोल्स और एक्सिकोल्स। ठीक है, ये जो खाली चट्टान पर उग रहे हैं और पेड़ों पे छाल पर उग रहे हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्णहरित जो क्लोरोफिल है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा, कॉपर, मैग्नीशियम या मैग्नीज। ठीक है, तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? मैग्नीशियम। इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके इंपॉर्टेंट में क्या क्या देखेंगे? इंपॉर्टेंट क्या है कि ये एक हरित लवक है। क्या है? हरित लवक है जो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए इसकी बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसके बाद इसमें एक पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट था? हाँ, पर इसमें 4 पाइरोल रिंग का बना चपटा और फारिन हेड है। ठीक है, जो केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु के रिंग के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, बाकी ये सूत्र इसमें उतना ध्यान नहीं देना है। ठीक है, बस क्या देखिएगा? क्लोरोफिल बी। ठीक है, क्लोरोफिल बी इसके टाइप्स भी होता है। क्लोरोफिल बी यहाँ पे दिया हुआ है, और ये क्या है, किस में पाया जाता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, ये मिलान करने वाला है। वायु प्रदूषक दिया हुआ, उसे प्रभावित अंग कौन कौन से प्रभावित अंग होंगे? एस्बेस्टास अगर देखेंगे धूल। ठीक है, तो इससे क्या होता है? अगर आप देखेंगे सीधे सीधे से क्या होता है? फेफड़ा प्रभावित होगा। तीसरा, ठीक, लेड। शीशा, शीशा से आप देखेंगे मस्तिष्क, है ना। पारा से आप देखेंगे उदर रोग। ठीक है, उदर रोग सेकंड, और कार्बन मोनोऑक्साइड से आप देखेंगे क्या? ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये बी आंसर सही हो जाएगा। फिर से एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते क्या क्या कुछ एक्स्ट्रा दिया है कि पॉइंट नहीं, उसी चीज़ को मिला के यहाँ दे दिया हुआ है। तो एस्बेस्टास धूल फेफड़े उससे दिक्कत होती है, शीशा से मस्तिष्क, पारा उदर, कार्बन मोनोऑक्साइड रखी धाराएँ। ये क्या है क्वेश्चन आपको फिर आगे कई बार मिलेगा। फर्दर यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 2012 का पेपर अभी हम लोग कर रहे हैं साइंस का। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की, हेमोग्लोबिन की, शर्करा की या जल की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्लेटलेट्स की। ठीक है, किसकी कमी होती है यहाँ पर? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इस एक्सप्लेनेशन में क्या कुछ दिया हुआ है। तो देखिए इस एक्सप्लेनेशन में देखेंगे कि यह रोग विषाणु के कारण होता है। पहली चीज़ तो किसके कारण? विषाणु के कारण होता है। इस रोग को एडिस इजिप्टी, ठीक है, एडिस जो नामक मच्छर है उसे संचारित करते हैं। इस रोग में अचानक तेज ज्वर आना, चेहरे पर पित्तियाँ, ये कुछ सिम्टम्स, और इसमें ये महामारी के रूप में फैलता है। डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ये चीज़ ध्यान रखना है, कैसे प्लेटलेट्स वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये किसके द्वारा फैलता है, वो मच्छर का नाम ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। डीएनए के हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? ठीक है, किसने प्रस्तावित किया था डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को? तो वाटसन एंड क्रिक ने। किसने? वाटसन एंड क्रिक ने इसको पहली बार प्रस्तावित किया था। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन में क्या है प्रोसेस को देख लेते हैं। तो 1953 में आप देखेंगे जे वाटसन और क्रिक ने डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना है उसको मॉडल को प्रतिपादित किया था, और इसीलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ठीक, डीएनए में आप देखेंगे हाँ पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए में उपस्थित 4 क्षार होते हैं जिसमें एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन, ये 4 इंपॉर्टेंट है। चारों का नाम ध्यान रखिएगा। डीएनए में कौन कौन से होते हैं ये कई बार पूछा हुआ, आगे चल के भी कई बार एग्जाम से आएगा। ठीक, ये चारों नाम एडेनिन, गुआनिन, थायमिन तथा साइटोसिन को ध्यान रखना है।
डीएनए में अणु जो है संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थाइमिन से, साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है। एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंद होता है, ठीक है, अबंध, और साइटोसिन गुआनिन के बीच 3 होता है। तो ये बॉन्ड भी ध्यान रखना है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में पूछा हुआ है कितने कितने बॉन्ड हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है, इसका नोट जरूर बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंग जो है किसके आविष्कारक हैं, तो सीधा सी बात है विटामिन के, ठीक है, फंग जो है विटामिन के आविष्कारक हैं। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। एक्सप्लेनेशन है कि विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फंग के द्वारा 1911 में किया गया था। इसका नामकरण वर्णमाला के अनुसार ABCD के करके न करके रखा गया है, ठीक। ये मानव शरीर में कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, ठीक। इसके साथ ही इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे देखिए जो विभाजन है इनका, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, जल में B और C, ठीक है, और विटामिन में जो आप देखेंगे वसा में ADEK। ये इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट देखिएगा, आगे फिर इस पर क्वेश्चन बनेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो जल में घुलनशील विटामिन क्या क्या हो जाएंगे, B और C, और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से, ADEK, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट फिर से सूची मिलान करना है, तो देखिएगा यहाँ पे प्लेग दिया हुआ, एड्स दिया हुआ, गंजापन और मलेरिया। तो मलेरिया तो आपका सीधे सीधे प्रोटोजोआ से हो जाएगा, ठीक है, गंजापन आपका कवक से हो जाएगा, एड्स जो है विषाणु, और प्लेग बैक्टीरिया, ठीक है, क्लियर है। तो जीवाणु, इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से देखेंगे तो राइट आंसर आपसे इसका डी हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है, हमें चारों का नाम और इसके जो जो जोड़े हैं उसको ध्यान में रखना है। तो प्लेग किससे होता है, जीवाणु से, एड्स विषाणु से, गंजापन कवक के द्वारा है, और मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, ठीक है। तो चारों का नाम याद रखेंगे। बीमारियों का डिजीज से क्वेश्चन आप देखेंगे मिल ही जाता है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है MRI, ये क्या कह रहा है, ये MRI इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, MRI का तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक प्रकार की तकनीक है, कहा यूज होता है कि सूक्ष्म जाँच के लिए रोगों की यूज किया जाता है। MRI का पूरा नाम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, और ये एक प्रकार की ऐसी तकनीक के साथ है कि जिसमें रोगों के कारण का सूक्ष्म जांच की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कृषि और पशुपालन से क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। 2011 में पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया था, तो यहाँ पे एक रिंडरपेस्ट की बीमारी थी, ऑप्शन बी। और ये कैसी बीमारी थी, जीवाणु द्वारा होने वाली संक्रामक बीमारी थी। कैसी थी, जीवाणु द्वारा होने वाली एक संक्रामक बीमारी थी। इसके बाद से नेक्स्ट देखेंगे। अब पर्यावरण यहाँ से शुरू हो जा रहा है, और एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्यूटर का है, उसको देख लीजिए। कंप्यूटर पूछा था कि सबसे महत्वपूर्ण भाग, तो नो डाउट कि CPU यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे पर्यावरण शुरू हो गया, ठीक है। और हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे क्या देखेंगे तो 2012, ठीक है, क्योंकि से 2012 PYQ का है ना विज्ञान वाला सेक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, क्लियर है। अब यहाँ से देखेंगे कि फिर से साइंस स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी यहाँ से हमारा है 2013 का, ठीक है, 2013 का PYQ साइंस का। यहाँ का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टेलीविज़न के जो दूरस्थ नियंत्रण है, ठीक है, रिमोट जो है, उसको किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है, तो अवरक्त, पराबैंगनी दृश्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका अवरक्त किरणें, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, इसमें क्या है। दूरस्थ नियंत्रण जो है बगैर तार के कुछ दूरी पर इलेक्ट्रॉनिक की युक्ति होती है, जैसे टीवी को है ना रिमोट से क्या करना, नियंत्रित करना, जिससे प्रायः अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। किसका, अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि PCS प्री 2013 का ये पेपर है GS का, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में किस गैसों का प्रयोग में लाया जाता है, तो उसको भी देखते हैं क्वेश्चन। तो दिया हुआ है यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, क्लोरीन, ठीक। एक्सप्लेनेशन देखिएगा इसका कि कह रहा है कि इसमें क्या, पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस या ब्लीचिंग पाउडर प्रयुक्त की जाती है, ठीक है, जिसे क्लोरोनीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक चीज़ जो समझने वाली है, आपसे तो यहाँ क्लोरीन दे के पूछ लिया है, लेकिन अगली बार अगर ब्लीचिंग पाउडर के उसमें नाम दे देते हो तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगाइएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। ब्लीचिंग पाउडर भी इसमें यूज किया जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है कि यूरो का जो सेकंड मानक था उसको पूरा करने के लिए उसमें अति सल्फर मिलाया था, अति में या थोड़ा सा सल्फर मिलाया जाता था डीजल में, तो उसमें सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए थी, तो उसका जो राइट आंसर है कि ऑप्शन है 0.05। कई बार देखिएगा जो इस तरीके से परसेंटेज वाला डेटा जो दिया रहता है उसमें क्या होता है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो जो सबसे आई थिंक जो कम वाला रहता है तो मोस्ट ऑफ द चांस वो सही होता है।
यहाँ पर देखेंगे सबसे कम अगर तो 0.05 इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा अगर गेस ले सकते हैं, जब बिल्कुल ना आए उस केस में मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अगर आपको आ रहा तो वहाँ पर लगे दिमाग लगाने। यूरो सेकंड के मानकों में पूरा करने के लिए जो डीजल में सल्फर की मात्रा 0.05% या इससे कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा हुआ है कि प्रकाश जो है सूर्य के प्रकाश से अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो कौन करते हैं ऐसा? तो बैक्टीरिया करते हैं। कौन करते हैं? बैक्टीरिया करते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं इसको थोड़ा देखिए, इंपॉर्टेंट है ये। समुद्र की सतह से 400 से 8000 फीट नीचे पाए जाने वाले जीवाणु जो बैक्टीरिया है वो अवरक्त विकिरण का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण पर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक दंत चिकित्सक जो है दंत द्वारा जो रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा करता है? तो अवतल, समतल, उत्तल या बेलनाकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल। ठीक है, ऑप्शन ए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है दंत चिकित्सक। ठीक है, दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण जो है और अवतल लेंस, यहाँ दर्पण था अभी क्या है लेंस, का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्स्ट्रा नोट कर लीजिएगा। अवतल का प्रयोग किस, अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला है कि प्रोटीन की प्रचुरता। अगर आप देखेंगे प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में ऐसी अमीनो एसिड जो टायरोसिन है, ठीक है, इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो टायरोसिन के बारे में देख लेते हैं। टायरोसिन के बारे में क्या क्या है? तो यहाँ पर ऊर्जा का स्तर को बढ़ाएगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, वो अपनी जगह से भावनात्मक और पर्यावरणीय दबाव का सामना करेगा। ठीक है, और ये उदासी से लड़ेगा। ठीक है, ये भी सही है। तो सही नहीं पूछा है तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही नहीं है। ये बुढ़ापे और उसके उत्तरदायी मुल्कों के लिए विरुद्ध रक्षा करता है। यहाँ पे ये इसका इसमें सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? क्या होता है? संचारित नहीं होता है। तो आप देखेंगे पित्त ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इन्फ्लूएंजा। तो ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 3 क्या होता है? संचारित होते हैं। क्लियर है? तो इसमें क्या है, टाइगर मच्छर के द्वारा कौन कौन से आप रोग हैं यहाँ पे देखेंगे तो येलो फीवर, पित्त ज्वर, डेंगू फीवर और चिकनगुनिया आदि बीमारियों को फैलाता है। बाकी जापानीज इंसेफेलाइटिस ये नहीं करता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, फिर वही क्वेश्चन आ गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक एक जैव सूचक है? तो फर्न, प्लांट, लाइकेन, अमरबेल। तो लाइकेन के बारे में हम लोग जान चुके हैं, लाइकेन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको मरासमस कहते हैं। ठीक है, पेलाग्रा, रिकेट्स और बेरी अन्य रोग हैं, ये कैसे होते हैं इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। आप देखेंगे कि प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है बच्चों में वो मैरास्मस होता है। और उसके बाद से इसमें क्या होता है, शरीर का गठन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। विटामिन B3 पेलाग्रा, विटामिन B1 बेरी और विटामिन डी रिकेट्स। तो ये जो अन्य विटामिन हैं और उनसे कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं उसको हम, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये एक्सप्लेनेशन में इसको नोट करने वाला पॉइंट्स है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न करता है? तो एस्बेस्टॉस, धूल, कैडमियम, लीड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरीके से करता है इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक मुख्य वायु प्रदूषक है और ये गैस जो है रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके कार्बोहेमोग्लोबिन बना देता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की वहन करने की क्षमता कम हो जाती है और दम घुटने लगता है। इस तरीके से क्या होता है, अवरोध होता है और इसके कारण मृत्यु हो जाती है। तो क्या करता है कार्बन मोनोऑक्साइड देखेंगे इसके साथ हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोऑक्सी, ठीक है, हीमोग्लोबिन बना देता है। ये क्या करता है रक्त में आप देखेंगे डिस्टर्बेंस पैदा कर देता है। ये पॉसिबल से क्वेश्चन के साथ प्रशिक्षक जो है खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है। जो आप रेफ्रिजरेशन है कैसे हेल्प करता है? तो जीवाणुओं को मार के नई रासायनिक जैव क्रिया को दर को कम करते हैं, एंजाइम क्रिया करके उस क्रिया को नष्ट करके खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत से ढक के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन, प्रशिक्षक का कार्य खाद्य पदार्थों को संरक्षित करना, जीवाणुओं से मुक्त करना होता है और ये कैसे करता है? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके उसमें सहायता करता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है कि यूरो कार्बन उत्सर्जन नियम के अनुसार जो मानक हैं उसमें कौन कौन सी गैसें का उल्लेख किया गया है? तो आप देखेंगे यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड या उपयुक्त सभी। उत्तर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्लियर है? उपयुक्त सभी का जो है यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो आपका 2013 का भी साइंस का कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से देखेंगे कि UPPCS 2014, ठीक है, 2014 के जो भी साइंस के प्रश्न हैं यहाँ सब वो शुरू हो रहा है, उसको देखेंगे। तो पहले यहाँ पे देखेंगे भौतिक विज्ञान से दिया हुआ है क्वेश्चन है कि आप देखेंगे
कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, तो कितनी होती है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है इस तरीके से, ठीक है, तो उसकी अगर पूरा प्रतिबिंब देखना है तो यहाँ पे जो सामने दर्पण लगा हुआ है वो कितना ऊंचा होना चाहिए मिनिमम, जिससे उसको पूरी प्रतिबिंब को देखा जा सके। तो कह रहा है कि व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4 या ऊंचाई की 2 गुनी। तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्ति की ऊंचाई के आधी। यानी होता है क्या है कि अगर जितना व्यक्ति है, ठीक है, जितना यहाँ पे व्यक्ति है हाइट का, वो उसका पूरा इमेज देखना है, तो लगभग जो यहाँ पे दर्पण होना चाहिए वो उससे क्या होना चाहिए, उसकी ऊंचाई के आधा होना चाहिए, ठीक है। तो व्यक्ति की ऊंचाई के जब आधा रहता है तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या अपन बताए कि उसका पूरा इमेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे इसे क्या दिया हुआ है। तो एक्सप्लेनेशन में कह रहा है किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में, कौन से दर्पण में, समतल दर्पण में देखने के लिए समतल दर्पण की जो ऊंचाई है कम से कम वस्तु की आधी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। क्लियर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। तो जो ध्वनि तरंगे हैं वो आप जानते हैं कि किसमें नहीं चलेगी, तो वैक्यूम में, ठीक है। कह रहा है कि ऑप्शन है सॉलिड, लिक्विड, गैस और वैक्यूम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्वात में, ठीक है, वैक्यूम हो जाएगा। क्या होता है ध्वनि तरंगों के लिए, इसको जानेंगे कि ध्वनि तरंगे देखिए सॉलिड, ठीक है ना, लिक्विड, गैस तीनों में चलती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इसकी स्पीड देखें तो किसमें होता है, सॉलिड्स में, ठीक है। जब मॉलिक्यूल एकदम पास जिसमें होता है वहाँ पे क्या होता है, इसका स्पीड सबसे ज़्यादा होता है। और इसी तरीके से जब वैक्यूम में जाएंगे तो क्या होगा, इसका स्पीड कम हो जाएगा या फिर 9 के बराबर हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों में जो स्पीड है उसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते ऑर्डर या घटते क्रम में आप उसको लिखने के लिए तो ध्यान दीजिएगा। सबसे ज़्यादा किसमें होता है, सॉलिड में, फिर लिक्विड, फिर गैस में, ठीक है। तो ध्वनि तरंगों का ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठोस, द्रव और गैस में ध्वनि तरंगें चलती हैं क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अर्थात किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। निर्वात में अगर हम बात करेंगे तो माध्यम का अभाव होता है, इसलिए ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकते, ठीक है। 2014 का पेपर जीएस साइंस का हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कृत्रिम उपग्रह है, उसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो जो कृत्रिम सैटेलाइट लगती है उसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या बनता है। तो ऑप्शन है कि थर्मोपाइल, सौर सेल, डायनामो या लघु नाभिकीय रिएक्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है सोलर सेल, ठीक है। यहाँ पे सौर सेल है जो वो क्या करता है, कृत्रिम उसमें देता है, ठीक है। तो इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्या कह रहा है। ये कृत्रिम उपग्रह जो है विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होता है, ठीक है। सौर सेल जो सूर्य के प्रकाश के माध्यम से विद्युत ऊर्जा को उत्पादित करता है और उससे क्या करता है, जो उपग्रह है उसको ये कनेक्टिविटी देता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवाई क्यू बार बार देखिए इसलिए फोकस किया जा रहा है कि पीवाई क्यू जब आप एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, सिर्फ आंसर में उसके एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे साथ में, तो वो चीज़ें आपको फर्दर एग्जाम में हेल्प करेगी, क्योंकि इसी ऑप्शन से निकल के फिर फर्दर क्वेश्चन बनते हैं। कई जगह क्वेश्चन इस तरीके से बने हुए हैं और बनते भी हैं, तो इसलिए इस चीज़ को तैयार करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है, ठीक है। यानी जो दिया हुआ 3 इसमें विस्फोटक पदार्थ है और एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। पहला कह रहा टाई नाइट्रोटोलुइन, तो ये तो है ही है ना। डाई नाइट्रोटोलुइन ग्लिसरीन ये भी है ना। और ये साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राई नाइट्रामीन, ठीक है, ये भी विस्फोटक है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म देखेंगे यहाँ पे विस्फोटक नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है यहाँ पे विस्फोटक पदार्थ नहीं है। तो अब अगर अगली बार एग्जाम में पूछे कि ये विस्फोटक पदार्थ अगर दे दे, सिर्फ नाम पूछते कि ये क्या है, जैसे सपोज कीजिए आपको दे दे डाई नाइट्रोग्लिसरीन, पूछे कि ये क्या है, तो उसमें दिया रहेगा विस्फोटक या फिर कोई अन्य ऐसे करके एग्जाम्पल दिया रहेगा। तो आपको देखना रहेगा कि इन तीनों का नाम याद रखना है, क्योंकि ये पीवाईक्यू में चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। चलिए, दिया गया है कि विकल्प में नाइट्रोक्लोरोफॉर्म को छोड़कर अन्य सभी विस्फोटक पदार्थ हैं, TNT टाई नाइट्रोटोलुइन के शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ये एक विस्फोटक है, लगभग इतनी स्पीड से ये काम करता है। आप देखेंगे दूसरा जो है साइक्लो ट्राइमेथिलीन जो है, ठीक, ये RDX का रासायनिक नाम है। किसका, RDX। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल गया है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि अगर पूछे RDX का रासायनिक नाम तो साइक्लो ट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामीन, ठीक है। तो या तो ये नाम देख पूछ ले किसका नाम है, तो प्रचलित नाम इसका क्या है, RDX है। इसे प्लास्टिक विस्फोट भी कहा जाता है। क्या कहा था, प्लास्टिक विस्फोट। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि प्लास्टिक विस्फोट किससे कहा जाता है, तो RDX को, ठीक है। इसे USA में साइक्लो नाइट तथा जर्मनी में हेक्सोजन और इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे जो नाम है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखिए आप एक बार पीवाईक्यू में पूछ चुका है, जरूर नहीं कि ये सारी चीज़ें पूछे।
बट हाँ RDX से रिलेटेड सारे पॉइंट कि जर्मनी में इसको क्या कहते हैं, क्लेम क्या किस नाम से जाना आता है, ये सब सारी चीज़ें पूछ सकता है। ठीक है, इन सब चीज़ों पर हमें भी ध्यान देना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बीमारी का नाम दिया हुआ है यहाँ पे स्लीप एनेप्सिया। ठीक है, एप्निया। ठीक है, तो ये एक भयंकर निद्रा दोष है और इसमें होता क्या है, ये जो बीमारी है ये एक निद्रा दोष के साथ, पहले तो ये पूछ सकता है कि अगली बार में अगर देखें तो स्लीप एप्निया जो है ये क्या है, तो एक निद्रा दोष है यानी नींद में लगने वाली बीमारी है। और इस बीमारी में होता क्या है ये चीज़ देखिए, कह रहा है कि निद्रा में चलते हैं बिना ज्ञान के कि वे क्या कर रहे हैं। जो है नींद रहते हुए उसमें आँखों में खुजली होती रहती है। ठीक है, निद्रा में अगर देखें तो बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है या फिर नींद में जो तीर से खराटे लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है कि ऑप्शन सी। इस बीमारी में अगर बात करें स्लीप एप्निया बीमारी में निद्रा दोष है, लेकिन इसमें होता क्या है कि जब आप नींद में वो रहते हैं मरीज, ठीक है, तो बार बार थोड़ी देर के लिए उसमें क्या होता है, श्वास बाधित हो जाता है। क्या होता है, श्वास बाधित होता रहता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। स्लीप एप्निया एक भयंकर निद्रा दोष है। ठीक है, इसमें निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए अगर देखें तो श्वास बाधित होता रहता है, जिसके कारण कभी कभी रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है। ठीक है, जो सामान्यतः पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, वृद्धों में, ड्रग नशेड़ियों में, छोटे बच्चों में, केवल महिलाओं में। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को एक और तरीके से समझिए पहले कि अगर सिंपल अगर आपसे पूछ ले कि सेरेब्रल जो पाल्सी है ये क्या है, तो आप बताएंगे कि मस्तिष्क संबंधी विकार है, यानी मस्तिष्क से रिलेटेड विकार है। ये होता किस में है, ये अगर बात करें तो छोटे बच्चों में होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छोटे बच्चों में। ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिएगा एक्सप्लेनेशन में इसके क्या है कि सेरेब्रल पाल्सी जो है एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। किसमें, छोटे बच्चों में पाया जाता है, और यह एक प्रकार की मानसिक रूढ़ता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस विकार के विकसित होते मस्तिष्क के मोटर कंट्रोल सेंटर में हुई किसी क्षति के कारण होता है, यानी कोई उसमें पहले से कोई चोट वोट लग जाता है, इस तरीके से चीज़ में ये हो जाती है। ये बीमारी मुख्यतः गर्भधारण, ठीक है, उस समय सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है होने की बच्चे के जन्म के समय और 3 वर्ष की आयु के तक में होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मस्तिष्क थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्रियों में रजो निवृत्ति के पश्चात जो है निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है, यानी एक एज के बाद से किसका इसमें बनना फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। तो प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों देखेंगे आप एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन ये फीमेल क्या है, फीमेल एक हार्मोन है। ठीक है, और ये क्या होता है, रजोनिवृत्ति के बाद से इसका प्रोडक्शन क्या होता है, समाप्त हो जाता है, यानी ये बनना बंद हो जाता है। ठीक है, बाकी टेस्टोस्टेरोन, बाकी अदर प्रोजेस्टेरॉन इसे जानते हैं ये हार्मोन है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि महिलाओं में मुख्य हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, इसमें क्या है कि मादा के द्वितीयक लैंगिक अंगों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं, और प्रोजेस्टेरॉन जो गर्भावस्था के बाद महीनों में स्रावित होता है। स्त्रियों में अगर इसकी बात करें तो रजोनिवृत्ति के बाद एस्ट्रोजन, ठीक है, इसका उत्पादन समाप्त हो जाता है, किसका, एस्ट्रोजन का। ठीक, पुरुषों में अगर बात करें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, जो भी टेस्टोस्टेरोन एक ऑप्शन दिया था, तो वो किस में पाया जाता है, पुरुषों में, जो शुक्राणु के निर्माण तथा चलनशीलता के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से नपुंसकता हो सकती है। ठीक है, तो ये टेस्टोस्टेरोन, बाकी सारे ऑप्शन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका ग्राफ्ट एक प्रयोग में लाई जाती है वह होती है, क्या होती है, तो पाँव से ली गई होती है, अग्रास्त से ली गई होती है, या सीने के वक्षस्थान से ली गई होती है, कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अलग अलग तीनों जगह से लगभग ली जाती है। तो ये कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका है उसका ग्राफ्ट है, तो अगर हम देखते हैं तो सामान्यतः पैर, सीना, छाती, पेट, हाथ से ये ली जाती है। पैर से स्फेनस नस ली जाती है, ये याद रखिएगा, पैर से क्या लिया जाता है, स्फेनस नस। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सीने से इंटरनल मेमोरी आर्टरीज ली जाती है, और अगर हाथ से रेडियल आर्टरीज ली जाती है। पेट से अगर बात करें तो गैस्ट्रो, ठीक है, गैस्ट्राइल पिप्लोइक, ठीक है, आर्टरीज ली जाती है। तो ये अलग अलग पार्ट से ली जाती है, चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शल्य चिकित्सा से रिलेटेड है, बायोलॉजिकल रिसर्चिंग। बायोलॉजिकल रिसर्चिंग जो क्या है, आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा किसका उपचार किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, घुटने के जोड़ों का, एड़ी के जोड़ों का, नितंब के जोड़ों का, या कशेरुकी जोड़ों का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अगर देखें तो ऑप्शन ए। ठीक है, घुटने के जोड़ों का इससे किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस क्या है कि बायोलॉजिकल
रिस्क असेसिंग, ठीक है, ये शल्य चिकित्सा में यूज होता है। और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन के बारे में अगर हम देखें तो इससे क्या है, बायोलॉजिकल रिस्क असेसिंग घुटने के जोड़ों का, किसके घुटने के जोड़ों का उपचार के लिए एक आधुनिक शल्य तकनीक है। इसका विकास अगर हम बात करें तो 1980 के दशक में किया गया था लगभग। क्लियर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम से आप देख ही रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है। क्या होती है, कैथ लैब, ठीक है, कैथ लैब। और हाँ, एक चीज़ बता दें साथियों कि अगर इसका PDF आपको चाहिए तो PDF ऑलरेडी हम टेलीग्राम पर अपडेट कर चुके हैं। आप सेगमेंट वाइज, जैसे एक तो आप PYQ पढ़ते हैं जिसमें सारे के सारे आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि इसमें हम आपको सेगमेंट वाइज, डे वाइज जो करा रहे हैं उसका आपको PDF सेपरेट अलग से दे दिया गया है, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। तो कह रहा है कि किस में होगी, तो पैथोलॉजी विभाग में, शल्य चिकित्सा विभाग में, ठीक है, कार्डियोलॉजी विभाग में या न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में। राइट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा, ठीक है। कार्डियोलॉजी विभाग में कहाँ होता है, कार्डियोलॉजी विभाग में होता है। तो अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होती है। इस स्थान पर हृदय रोग से ग्रस्त रोगियों की जो भी बीमारी है उसकी जाँच की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये मिलान वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक सब दिया हुआ है सूची 1 सूची 2, तो विटामिन B12, विटामिन B12 में अगर देखें तो क्या पाया जाता है, तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, ठीक है, सेकंड वाला कोबाल्ट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन, इसमें सीधे सीधे आपको आयरन मिल जाएगा। क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, पीतल, कॉपर, ठीक है। तो इस तरीके से मैच करेंगे तो ए का दूसरा और बी का चौथा, ए का दूसरा बी का चौथा आपको मिल जाएगा ऑप्शन ए में, ठीक है, ऑप्शन ए में मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये नाम याद रखिएगा, अगली बार जब इसमें क्वेश्चन बनेगा तो इसी में से कहीं ना कहीं हेर फेर करके आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस आपको बता दें कि B12 कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन लोहा और क्लोरोफिल जो है मैग्नीशियम, पीतल, तांबा, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें यहाँ से आपको सही सम्मिलित करके मिल जाती है। अब देखिए कुछ समुद्री जीव जंतु या कीट इस तरीके से हैं जो अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं, ठीक। तो देखते हैं क्या कहते हैं। ऑप्शन क्या, ऑप्शन दिया हुआ है कि फास्फोरेसेंस, ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है, क्या है कि कुछ समुद्री जंतु और कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। जीवधारी द्वारा जो प्रकाश उत्पन्न होता है, उत्सर्जन होता है, इसमें ये केमिलामिनोनेसिस, ठीक है, एक रूप है और ये समुद्री कशेरुकी और अकशेरुकी में व्यापक रूप से पाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, ठीक है, ऑप्शन लखनऊ, वाराणसी, आगरा। उससे ये तो यूपी स्पेशल के एक तरह से क्वेश्चन है, तो लखनऊ में इसका राइट आंसर हो जाएगा। बायोटेक्स में दिया हुआ, इसको आप हम लोग यूपी स्पेशल में पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान या फिर जो भी उत्सव वगैरह है इन सब की वीडियो अलग सेपरेट यूपी स्पेशल की चल रही है, ठीक है। तो आप जाकर उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, यूपी स्पेशल कंप्लीट आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लेक्चर उसमें आ भी गए हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना जो लखनऊ उत्तर प्रदेश के उसमें सुदूर संवेदन उपयोग के केंद्र में प्रांगण में यह स्थापित किया गया, तो इसमें बहुत ज़्यादा देखना नहीं है। इसका दूसरा संस्थान कहाँ पे, एशिया का पहला जबकि विश्व का दूसरा बायोटेक संस्थान है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कहाँ पर है ये इंपॉर्टेंट। इसके बाद से पारिस्थितिकी स्टार्ट हो जाता है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया क्या, 2014, ठीक है। 2014 की अगर हम बात करें पेपर साइंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विशेष जो प्रीलिम्स 2015 का पेपर है, ठीक है, उसको स्टार्ट करेंगे। और ये जो दोबारा परीक्षा होती है वो वाला पेपर है, ठीक है। इसका एक बार पेपर कैंसिल होकर वो वाला भी पेपर हुआ है जो कैंसिल हुआ था, लेकिन अब इसको देखेंगे, पहले देखते हैं जो दोबारा पेपर हुआ है, ठीक है। चलिए ये आ गया हम लोग साइंस वाले सेक्शन में, फिर से 2015 का यहाँ से देखते हैं विज्ञान, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि पाइरोमीटर जो है इसका प्रयोग निम्नलिखित में किसको नापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन हमारे पास देखेंगे कि सनस्पॉट को, सौर रेडिएशन को, हवा ताप को, पौधे के तापमान को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सौर रेडिएशन को, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सौर रेडिएशन को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे ईपीपीसीएस प्रीलिम्स 2015 का पेपर, ठीक है, जो एग्जाम होगा था अभी कैंसिल वाला हम लोग अभी करेंगे, ठीक। तो इसमें क्या है, इसका प्रयोग सोलर रेडिएशन के लिए किया जाता है। क्लियर है, तो नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है, कौन सा अर्धचालक है, तो प्लास्टिक है नहीं, लकड़ी है नहीं, ठीक है, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम का कंफ्यूजन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जर्मेनियम, ठीक है। तो जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक है। अब इसमें क्या है, ऐसे पदार्थ जो है जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना जो है इस प्रकार से होती है कि इलेक्ट्रॉन का मुक्त, कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं रिक्त, पोटर और पुल बन जाता है, अर्धचालक कहलाते हैं, ठीक है।
जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे दो ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर के रूप में किया जाता है। तो दो इसमें नाम याद रखिएगा कि जर्मेनियम आपका दिया हुआ, उसके साथ साथ क्या है, सिलिकॉन है। ठीक है, क्या है, सिलिकॉन है, इसका दो नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिएगा कि मानव शरीर का तापमान जो है 98.4 फ़ारेनहाइट है, इसका बराबर डिग्री सेल्सियस में कौन सा तापमान होगा। ठीक है, 40 डिग्री, 35, 36 या 32, इसमें क्या होगा, किस तरह पूछ रहा है ये, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, और फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस कितना, 36.89। ठीक है, यहाँ पे लगभग 37 के आसपास है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है कि पानी पीने से कितनी ऊर्जा मिलती है। तो इसमें 0 दिया है, 15, 20, 50 दिया हुआ है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 0। 0 क्यों है कि इसके बारे में देखेंगे। जब 0 कहता है इसको, तो क्या है कि जल पीने से मानव शरीर को 0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी, ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी, लेकिन इससे खनिज पदार्थों की प्राप्ति अवश्य होती है। क्या होती है, खनिज पदार्थों की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आकाश का नीला रंग किस कारण होता है। सारी BPSS के हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, और नो डाउट ये क्वेश्चंस करने के बाद आपको देखेंगे कि आपके एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन गलत होते थे, वो जरूर एज मिलेंगे, और यहाँ से आपको फ़ायदा होने वाला है। प्रकाश का प्रकीर्णन ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, प्रकाश का परिक्षेपण, व्यतिकरण, और सूर्य द्वारा नीले प्रकाश का रंग का अन्य रंगों की तुलना में उत्सर्जन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है इसका नीले प्रकाश होने की यहाँ पे उसका कारण है। चूँकि प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के बीच समानुपाती होता है, बैगनी और नीले रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो आपको कल ही वाले क्वेश्चन में बताए थे कि जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बैगनी और नीले का तरंगदैर्घ्य कम होता है, उनका प्रकीर्णन अधिक होगा, इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यहीं पे क्वेश्चन और आपको बता देते हैं कि जो लाल रंग है उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, ज़्यादा होता है, इस वजह से उसका प्रकीर्णन कम होता है। इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, ट्रैफिक लाइट वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट अयस्क है किसका, लोहे का, तांबे का, एल्यूमिनियम का, सोने का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम का। ठीक है, बॉक्साइट आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम का एक मुख्य क्या है, अयस्क है। ठीक है, इसका उपयोग जो कहाँ किया जाता है, एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क के किया जाता है। ठीक, और इसके अन्य देखेंगे उसके रूप में मुख्यतः गिब्साइट है ना, डैशफोर वगैरह इसमें पाए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रोगियों के दांत देखने के लिए जो दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयोग किया जाता है वो कौन सा दर्पण होता है। तो उत्तल, अवतल, समतल या निष्कोणीय। तो राइट आंसर होएगा अवतल, क्योंकि कल क्वेश्चन हम लोग किए थे, उसमें दिया था कि मेडिकल फील्ड में कौन सा दर्पण यूज़ होता है, तो वहाँ पे इस तरीके से कुछ क्वेश्चन करके दिया हुआ था कल वाले सेशन में। और जो लोग इसका पहला सेशन नहीं देखे हैं, जिसमें हम बात करते हैं 12, 13, 14 का इसमें उत्तर मिला हुआ वीडियो, वो वीडियो जाकर जरूर देख लें। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण एक गोलाकार दर्पण है जिसके उभरे हुए तल से पॉलिश की हुई होती है, अंतर तल परावर्तक होता है, इसके द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। इस दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सकों के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कहाँ का उपयोग किया, तो ये इंपॉर्टेंट है, दाढ़ी बनाने में। ठीक है, गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में। ठीक है, सोलर कुकर में होता है। ध्यान दीजिएगा, जो गाड़ियों के साइड मिरर होते हैं वहाँ पे उत्तल रहता है। कौन सा दर्पण आता है, उत्तल दर्पण। इससे कन्फ्यूज ना हो, ये हेडलाइट में लग रहा है और सर्च लाइट में लग रहा है, वहाँ पे जो साइड मिरर होते हैं वहाँ पे उत्तल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। तो जिसको मायोपिया होता है वो क्या करता था, वो नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। जिसमें निकट का अगर दोष है तो इसका मतलब निकट का सही है और दूर का गड़बड़ है। दूर है यानी दूर दृष्टि सही है, तो जो दोष है वो वाला दोष नहीं है, इसमें थोड़ा सा रिवर्स है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है, नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है निकट दृष्टि दोष में। इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या है कि इसको मायोपिया कहते हैं, और इसको अवतल लेंस का प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। इस दोष में जो है नेत्र में गोलक के कुछ बड़े हो जाने या कॉर्निया अथवा लेंस के बीच में अधिक उत्तल हो जाने के कारण फोकस बिंदु जो है रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तब पास की वस्तु तो साफ दिखती है परंतु दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देने लगती है। इसी का अपोजिट दूर दृष्टि को ध्यान में रखिएगा कि दूर में दूर का दिखता है, नज़दीक का नहीं दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिगरेट के धुएं में मुख्य घटक प्रदूषक कौन कौन सा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्सीन। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकोटीन, मोनोऑक्साइड बेंजीन। ठीक है, और डाइऑक्सीन बेंजीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका, ऑप्शन सी, मोनोऑक्साइड और बेंजीन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कार्बन जो मोनोऑक्साइड और सिगरेट है इसके धुएं में क्या मिलता है, बेंजीन के साथ ही चीज़ें मिलती हैं। टीचर 2015 एग्जाम का पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से कहाँ पे आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषित सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा आर्सेनिक का प्रदूषण कहाँ है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसमें आर्सेनिक का सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जो आर्सेनिक की मात्रा है 0.05 mg पर लीटर से अधिक पाई गई है। और आर्सेनिक से ब्लैक फुट नामक रोग होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपकमिंग एग्जाम से फिर से क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। आर्सेनिक से कौन सा रोग होता है, तब ब्लैक फुट रोग होता है। यही फायदा है कि एक्सप्लेनेशन के साथ जब आप करते हैं तो 1-2 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलता है
और फर्दर वहीं से क्या होता है, आपको दूसरे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कांसा जो मिश्र धातु है किसका किसका एलॉय है या मिश्र धातु है, तो कॉपर टिन, ठीक है, कॉपर सिल्वर, कॉपर जिंक, कॉपर और लेड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर और टिन ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें इसके कंपोजिशन में तो देखेंगे कि इसके निर्माण में 88% तांबा और टिन लगभग 12% प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनी अनिवार्य कर दिया था। उस टाइम करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बना था, तो ब्राज़ील। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राज़ील। करंट अफेयर क्वेश्चन था तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा तना है, इंपॉर्टेंट लगाइए। पादप हार्मोन से या पादप प्लांट फिजियोलॉजी से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, खासकर प्लांट के डिजीज़ के बारे में, प्लांट्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में क्वेश्चन देखने को मिलता है। पूछ रहा है कौन सा तना है, तो सलजम, गाजर, अदरक, शकरकंद, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अदरक जो है, जिंजर जो है यहाँ पे क्या है, एक तने का उदाहरण है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि प्रकंद मोटा फैला हुआ भूमिगत तना होता है। इसमें कक्षस्य और अग्रस्य कलिकाएँ भी पाई जाती हैं और ये तना शाखायुक्त तथा शाखारहित भी हो सकता है। इस प्रकार का भूमिगत तना हल्दी, अदरक, केला, फर्न आदि पौधों में पाया जाता है। प्रकंद भूमिगत तने का एक रूप होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्या करने हैं, हमें ध्यान में रखने हैं। हल्दी, अदरक और कला, केला और फर्न का एग्जाम्पल हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुनैन जो है, कुनैन सिंकोना पादप के किस भाग से प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जड़, बीज, फल या छाल। तो सिंकोना की छाल से प्राप्त होता है कुनैन। ठीक है, और ये किस चीज़ की दवाई के बारे में बनता है, ठीक है, तो इसके बारे में भी जानते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है कुनैन एक प्राकृतिक तरीके से श्वेत क्रिस्टलाइन एल्कलॉइड है। इसमें ज्वर रोधी, मलेरिया रोधी, दर्दनाशक और इस तरह के गुण होते हैं और इसमें ये इन सब बीमारियों में ये यूज़ होता है। ठीक है, और इसका कहाँ से इसका बनता है, तो उसमें देखेंगे मलेरिया रोधी दवा के निर्माण में इसका मेनली यूज़ होता है और इसके छाल का प्रयोग किया जाता है। किसके छाल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसी तरीके का क्वेश्चन है कि लौंग क्या है, तो देखेंगे तने की गांठ, जड़ की गांठें, पत्तियाँ या सूखे फूल। तो इसका राइट आंसर है ड्राइड फ्लावर्स हैं ये। लौंग क्या है, ड्राइड फ्लावर्स है। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं जानने के लिए, लेकिन थोड़ा सा इसको बस ध्यान रखिए कि भारत के किस फील्ड में ये मिलता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट तमिलनाडु और केरल, इसके शीर्ष उत्पादक राज्य वैश्विक स्तर पर इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। और ये गरम मसाले के एक प्राकृतिक रूप में इसको यूज किया जाता है। सूखे पुष्प और कलिकाओं के वाष्पन द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इतने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पादप हार्मोन है, कौन सा पादप हार्मोन है, तो इंसुलिन, ईस्ट्रोजन, ठीक है, और थायरॉक्सिन, साइटोकाइनिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। अब यहाँ पे फिर से एक बार आपको बता दें कि पादप जितने हार्मोन हैं उनके अलग अलग नाम आप एक जगह नोट्स बना कर जरूर नोट कर लीजिएगा। इसमें एक साइटोकाइनिन भी होगा, उनका वर्क क्या है, उनके काम क्या क्या है, वो सब भी एक जगह पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अपने हमने जो आपको नोट्स दे रखा है उसमें वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। साइंस का जो क्रिप्स नोट्स है, ठीक है, क्रिप्स नोट्स जो रिवीजन के लिए हमने आपको दिया है उसमें सारी चीज़ें हैं, वहाँ से PDF लेकर आप पढ़ सकते हैं। तो साइटोकाइनिन क्षारीय प्रकृति का पादप हार्मोन है और ये काइनेटीन संश्लेषित साइटोकाइनिन, ठीक है। और इसके बात करेगा तो पादप के जड़ों और सिरों पर होता है जहाँ पर कोशिका का विभाजन होता है। तो कोशिका विभाजन बीजों का अंकुरण को प्रेरित करता है। तो इसका काम अभी हम कहना काम इसका याद रखना है। तो इसके काम क्या है, कोशिका विभाजन करके अंकुरण को प्रेरित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ पौधे में जाइलम का मुख्यतः जिम्मेदार, जाइलम क्या करता है, तो जाइलम और फाइलम दो नाम आते हैं, इन दोनों को याद रखिएगा। जाइलम जौ से जल, फल से फाइलम, फल से फल, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ठीक से याद करेंगे, कई बार कन्फ्यूजन हो सकता है। तो पेड़ पौधे में जाइलम का मुख्य काम क्या, आहार वहन करने के लिए बिल्कुल नहीं, अमीनो एसिड वहन करना नहीं, जल के वहन करने के लिए, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन वहन करने के लिए भी काम इसका मुख्य नहीं है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हूँ क्या मैं कहने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा कि जाइलम और फाइलम, जाइलम जो है जल के वहन के लिए और फाइलम आहार वहन करने के लिए, जैसे जाइलम का यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है। निम्न प्रजाति में कौन सी जो प्रजाति है जो दांत वाली वेलों में विशालतम है, तो फिंगबैक वेल, ब्लू वेल, स्पर्म वेल या हम्प बैक वेल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, स्पर्म वेल। स्पर्म वेल जो है आप देखेंगे दांत वाली वेलों में सबसे बड़ी ये पाई जाती है। तो देखिए स्पर्म वेल दांत वाली वेलों में विशालतम है। वयस्क नर और सतह लंबाई 16 मीटर है इसकी, लगभग 52 फीट की होती है और ये एक संकटग्रस्त प्रजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि
जब किसी को डॉक्टर कहता है कि इसको टेट्राप्लेजिया हो गया, टेट्राप्लेजिया, तो इसका मतलब क्या है, उससे किस तरीके से पक्षाघात हुआ है, केवल उसके हाथ के, केवल बाएं हाथ का, दाएं हाथ का, दोनों पैरों का, या फिर दोनों हाथ एवं दोनों पैरों का। तो जब भी डॉक्टर कहे कि इस तरह की बीमारी का पक्षाघात हुआ है, तो इसका मतलब इसके दोनों हाथ और दोनों पैरों का यहाँ पे क्या हो गया, पक्षाघात हो गया, यानी वो काम करना बंद कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है, तो वर्णदाता, रतौंधी, रक्तहीनता, तपेदिक। तो एनीमिया वही ब्लड आयरन की कमी से, जो आयरन की कमी से होने वाला रोग है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एनीमिया। ठीक है, एनीमिया उसको कहते हैं। और आप देखेंगे यह हीमोग्लोबिन तथा साइटोप्रोटीन का महत्वपूर्ण घटक है, यानी किसमें पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव गुर्दे में जो पथरी बनती है उसकी वजह क्या है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट एसिटेट, सोडियम एसिटेट, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, अगर हम देखेंगे तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, ब्रिक के जो है यानी पेल्विक खनिज लवण कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल का एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं और इससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है और गुर्दे में पथरी कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व बृहद स्तर पर क्षेत्र पर फैल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको सिंपल सी बात है क्या कहते हैं, पैंडेमिक कहते हैं। इस तरह का हम प्रोनाम देख सकते हैं पैंडेमिक के बारे में, तो इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में कौन सा जल जनित रोग है, तो चेचक, हैजा, मलेरिया, तपेदिक। तो इसमें हैजा, कॉलरा जो है ये क्या है, जल जनित रोग है। कुछ रोग जल जनित हैं, कुछ बैक्टीरियल हैं, कुछ वायरस और फंगस होते हैं। तो इस तरह के इसमें हैजा जो है ये कलरा नामक जीवाणु के कारण होता है, विब्रियो कलरा नाम के बीमारी से, और ये मक्खियों द्वारा फैलता है। ठीक है, इसमें शरीर में जल की कमी हो जाती है और रक्त संचार में धीमा पड़ जाता है, उल्टी दस्त होती है और शरीर का सारा जल निकल जाता है, जिसके कारण प्यास बहुत बढ़ जाती है। तो कोलरा जो हैजा इस तरीके से ये जल जनित रोग है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 Hg/mm है, तो इसमें Hg किसका तात्पर्य, तो सिंपल सी बात है मरकरी का। ठीक है, इसमें मेजर जो होता है Hg किसके लिए रेफर किया जाता है, मरकरी के लिए रेफर किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का तापक्रम क्या होता है, ठंडी में घट जाता है, गर्मी में बढ़ जाता है, ये ना बढ़ता है ना घटता है। ठीक है, जाड़ों में बढ़ जाता है, इसका क्या कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये अपनी जगह पर सेम रहता है, बस एक्सटर्नल जो टेम्परेचर है मानव का वातावरण का उसके अनुसार क्या है, ठंडी गर्म लगती रहती है। ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया कांसेप्ट इसको अगर देखते एक्सप्लेन किया हुआ तो बता देते इसको। इसमें क्या है कि ताप को सिर्फ बताया, घटता बढ़ता नहीं, गर्मियों में बढ़ता है होता कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये समतापी प्राणी है, मनुष्य जो है इसमें होता क्या है कि मान लीजिए ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, तो इसका जितना तापमान उतना ही, अगर सराउंडिंग का तापमान जो बढ़ जाएगा तो इसको गर्मी लगने लगेगी, यहाँ अगर घट जाएगा तो ठंडी होने लगेगी, क्योंकि इसका तापमान बाहर जाएगा और बाहर तापमान इसको मिलेगा। तो इसी तरीके का प्रोसेस चलता रहता है, ये फिजिकल ये प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस 15 का लास्ट क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में किसका प्रयोग होता है, तो प्लास्टिक है ना, प्लाज्मिड और माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी प्लाज्मिड का। ठीक है, प्लाज्मिड का प्रयोग किसमें होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अब यहाँ फिर से पर्यावरण शुरू हो जाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अगर देखेंगे प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है। प्लाज्मिड बैक्टीरिया केंद्र के बाहर पाए जाने वाले एक गोलाकार DNA अणु होता है, इसका प्रयोग वाहक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया 2015 का हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 2015 का जो एग्ज़ाम वाला उसका साइंस का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आपको इस सीज़न कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।